नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। वक्त तो चला है उत्तराखंड अपडेट का। बड़ी खबर ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध से है, जहां तनाव बना हुआ है। वहीं देहरादून के इंद्र रोड स्थित इमामबाड़े की कनीज जनाबे फातिमा जहरा की जानिब ईरान की कामयाबी और शहीदों के परिवारों, घायल बेघरों के लिए दुआ की गई है। साथ ही ईरान के बेघर और मृत बच्चियों के परिजनों की मदद के लिए महिलाओं और बच्चों ने कदम बढ़ाया है। महिलाओं ने जहां अपने जेवर और नगद देकर खिराजे अकीदत पेश की है, इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक और कान की बालियां लेकर पहुंचे और उसे ईरान की मासूम बच्चियों के परिजनों के लिए दान कर दिया। जहां एक 3 साल की बच्ची अपनी कान की बालियां देती दिखी, वहीं महिलाओं ने अपने सोने चांदी के जेवर दान किए हैं। बच्चों ने यह कहते हुए कहा है कि अपने गुल्लक का दान ईरान की मदद के लिए किया जा रहा है। शहीदों और घायल के परिवारों के लिए एक बड़ी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आई है कि किस तरीके से महिलाओं ने जेवर और नगद रुपए देकर ईरान की मदद में हाथ बढ़ाया है। छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक और कान की बालियां तक दान की हैं और किस तरीके से नवाज अदा की गई है, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध से जहां एक तरफ तनाव चरम पर है, वहीं देहरादून से एक शांति की तस्वीर, एक अमल की तस्वीर सबके सामने आ रही है कि कैसे शहीदों के, घायलों और बेघरों के खिराज अकीदत की गई है। वहीं देहरादून के इंद्र रोड स्थित इमामबाड़े में कनीज जनाबे फातिमा जहरा की जानिब से ईरान की कामयाबी और शहीदों के परिवारों, घायल और बेघरों के लिए दुआ की गई। साथ ही ईरान के बेघर और मृत बच्चियों के परिजनों की मदद के लिए यह तस्वीर सब सामने आई है कि महिलाओं और बच्चों ने किस तरीके से कदम बढ़ाया है। कोई अपनी बालियां दे रहा है कान के, कोई सोने जेवरात सामने रख रहे हैं और किस तरीके से धनराशि दी जा रही है ईरान की मदद करने के लिए। महिलाओं ने जहां एक तरफ अपने जेवर और नकद देकर खिराजे अकीदत पेश की है और इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक और कान की बालियां लेकर पहुंचे हैं। इसे ईरान की मासूम बच्चियों के परिजनों के लिए दान किया गया, जहां एक 3 साल की बच्ची अपनी कान की बालियां देती दिखी है और वहीं महिलाओं ने अपने सोने चांदी के जेवर तक दान किए हैं। बच्चों ने यह कहा है कि गुल्लक फोड़कर दान किया। बच्चों ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर दान किया है ईरान के लिए, ताकि ईरान में शांति रह सके और समाज में इंसानियत और संवेदनशीलता का किस तरीके से संदेश दिया गया है। अगली खबर देहरादून से है, रुक करेंगे देहरादून का, जहां एलपीजी गैस कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बिना अनुबंधित वाहनों से गैस डिलीवरी करने पर अब सख्त कार्रवाई सामने आएगी और क्यूआरटी टीमों ने पूरे जिले में सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जी हां, इस दौरान 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। विकासनगर में 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया कि किस तरीके से ये सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए और विकास नगर से तस्वीर सामने आई है कि जहां 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया, जहां कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी तरह से राजीव नगर और रिस्पान पुल क्षेत्र में 38 दुकानों पर भी संयुक्त कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि एलपीजी सिलेंडरों का वितरण नियमों के अनुसार किया जाए। जिले में कुल 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई और स्टॉक पर्याप्त बताया गया है। प्रशासन ने इस समय साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का पालन कराए जाने पर कोई ढील नहीं बरती जाएगी और इस पर सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। भरोसा मिलेगा कि उन्हें गैस की कमी या अनियमितताओं का सामना नहीं करना पड़े और प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी तरीके की अनियमितताओं, गतिविधियों की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारी को दे। तो तस्वीरों में जैसा आप साफ देख सकते हैं, एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ एलपीजी की किल्लत के समय ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कालाबाजारी की जा रही है। उसको रोकने के लिए प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है, जहां पर 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है, जहां से 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं और विकास नगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया और 38 दुकानों पर भी संयुक्त कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से
जिले में कुल 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई और स्टॉक पर्याप्त बताया गया है। वहीं प्रशासन ने भी साफ कहा है कि कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कार्रवाई से लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि किस तरीके से समस्या का सामना करना है और किसी भी अनियमित गतिविधि को सहारा नहीं देना है। क्यूआरटी टीम ने जिले भर में एक सघन अभियान चलाया है और 7 एजेंसियों पर जिस तरीके से चेकिंग की गई है तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां चारधाम यात्रा के लिए आज से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से चारधाम मार्गों पर संचालित होने वाले व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने शुरू हो जाएंगे। देहरादून की आशा रोड़ी चेक पोस्ट और विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। जबकि जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पारदर्शिता के निर्देश पिछले साल 32,000 कार्ड जारी किए गए हैं और जबकि 15 अप्रैल से रुड़की में ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे और RTO प्रशासन ने ARTO प्रशासन को पारदर्शिता से ग्रीन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 में तकरीबन 32,000 व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। तो जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देहरादून के निकट ये बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे और दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और देहरादून की आशा रोड़ी चेकपोस्ट और विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार व रुड़की ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। जबकि 15 अप्रैल से रुड़की की नारसन चेकपोस्ट और ग्रीन कार्ड भी बनाए जाएंगे और RTO प्रशासन ने ARTO को पारदर्शिता से ग्रीन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं और कई जगहों पर बनेंगे ग्रीन कार्ड। 15 अप्रैल से नारसन चेकपोस्ट भी किया जाएगा इसमें शामिल। आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वर्ष 2025 में तकरीबन 32,000 व्यावसायिक यात्री वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। देखना होगा कि इस वर्ष ये रिकॉर्ड टूटेगा या किस तरीके से कार्डों में बढ़ोतरी देखी जाएगी और कई जगहों पर बनाए जाएंगे ये ग्रीन कार्ड। आज से कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देहरादून से बड़ी और अहम खबर, कई जगहों पर ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे और ये चारधाम यात्रा को देखकर तैयारी का निरीक्षण किया गया है और 15 अप्रैल से नारसन में चेक पोस्ट भी शामिल किया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पारदर्शिता के चलते ग्रीन कार्ड के लिए आज से काम शुरू किया जाएगा और कई जगहों पर ग्रीन कार्ड बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू कर दी गई हैं ताकि यात्रियों के लिए अपनी श्रद्धा में कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े और किस तरीके से कई जगहों पर ग्रीन कार्ड बनेंगे और जिससे यात्रियों को फायदा होगा, उनकी यात्रा सुगम और सहज हो सके। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है कि किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है परिवहन विभाग और चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर रहा है परिवहन विभाग और कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे जहां पर ग्रीन कार्ड का काम सुचारू और संबद्ध तरीके से किया जा सके। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर, जो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बताई गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्य में दायित्वधारियों की नई सूची पर हलचल तेज हो गई है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी समय समय पर फैसले लेती रहेगी और इसी क्रम में नए दायित्वधारियों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक दायित्वधारी की 3 सूचियां जारी की जा चुकी हैं, अब जल्द ही 2 और सूचियां सामने आने वाली हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर आज मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि नियुक्तियां और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर काम जल्द पूरा किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों ने यह भी कहा है कि नई सूचियों के जारी होने के बाद राज्य में भाजपा संगठन और भी मजबूत और कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।
आने वाले दिनों में यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नेताओं को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और इससे प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। तो जिस तरीके से ये उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज कर देने वाली खबर है, यानी कि उत्तराखंड में सत्ता और संगठन, जी हां, उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता और संगठन दोनों ही मोर्चे पर आने वाले दिनों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण सूची के लिए नई जिम्मेदारियों से भाजपा संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। एक तरफ ये खबर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की है और जिस तरीके से सत्ता और संगठन दोनों ही मोर्चे पर भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है, दोनों की गतिविधियां तेज कर दी हैं। तो इस तरीके से नई सूची को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक तरफ कहा है कि पार्टी समय समय पर नए और प्रयोगात्मक फैसले लेती रहती है और इस तरीके से इसी के क्रम में नए दायित्वधारियों की नियुक्तियां भी की गई हैं और संभावना जताई जा रही है कि 3 सूचियां और भी जारी की जा सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी, 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां भी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूची को निकालेंगे। खबर देहरादून से है, जहां आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के छमरौली ग्राम पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि किस तरीके से उन्होंने ग्राम पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की है। इस मौके पर 74 उद्यमी परिवारों को कुल 93 लाख से अधिक की सहायता राशि के चेक दिए गए हैं। यह सहायता ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित रिप परियोजना के माध्यम से की गई है। फुलेत, छमरौला, सिरोना, सिल्ला, सिमियारी और शेरकी, सरखेत जैसे प्रभावित गांवों में परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उन्हें स्थायी रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। मंत्री ने साफ कहा है कि राहत राशि से लाभार्थियों के रोजगार में अवसर बढ़ेंगे और उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है, 74 उद्यमी परिवारों के लिए ये दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चेक वितरित किए हैं और साथ ही महिलाओं के आजीविका संवर्धन और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार अपने तरीके से प्रतिबद्ध है। ये लगातार काम चल रहा है और यह कदम स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने है कि मसूरी में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की गई है। मसूरी विधानसभा के छमरौली ग्राम पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित परिवारों को ये राहत राशि वितरित की है। किस तरीके से चेक वितरित करते हुए फुलैत, छमरौली, सरोना समेत कई गांवों और परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 74 उद्यमी परिवारों को कुल 93 लाख से अधिक की सहायता राशि के चेक दिए गए हैं। यह सहायता ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित ग्रामोत्थान रिप परियोजना के माध्यम से की गई है। फुलैत, छमरौली, सरोना, सिल्ला, सिमियारी, शेरकी और सरखेत जैसे प्रभावित गांवों के परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। दिया गया और अभी क्योंकि विभाग मेरे पास था ग्राम विकास, जिसके माध्यम से 7 ग्राम सभाओं के 74 लोगों को 93 लाख रुपए की सहायता राशि हमने आज वितरित की है ताकि वो लोग अपना काम कर सकें, अपना रोजगार कर सकें। और धामी सरकार हर संकट की घड़ी में इन आपदा पीड़ितों के साथ में है, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। इस क्षेत्र से अभूतपूर्व समर्थन मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पिछले वर्षों से लगातार मिलता जा रहा है। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी उनके हर दुख में, हर सुख में हमारी सरकार इनके साथ खड़ी और मैं हमेशा देखा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मसूरी जाने वाली सड़क आज लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई। देहरादून से मसूरी को जोड़ने वाला रास्ता, जो इस इलाके की लाइफलाइन माना जाता था, अब जाम और दिक्कतों का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल सितंबर में आई आपदा के बाद शिव मंदिर के पास का पुल टूट गया था, जिसकी वजह से एक बैली ब्रिज बनाया गया, लेकिन अब वह राहत देने के बजाय परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।
8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पक्का पुल बनना शुरू नहीं किया गया। इससे लोगों को रोज घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है, खासकर जब पर्यटन सीजन करीब होता है। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस ने धरना दिया है। नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक पुल का मामला नहीं, बल्कि इलाके की रोजी रोटी और पर्यटन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार समय रहते लोगों को राहत दे पाएगी और किस तरीके से पुल टूट चुका है और देहरादून से मसूरी का सफर अब घंटों में तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 8 महीने से आपके इस वैली ब्रिज की जो आपदा आई थी, इस आपदा में जो केंद्र बिंदु था मसूरी विधानसभा था। चाहे वो भेसवाड़ी सिंह की बात हो, चाहे वो शेखजारा की बात हो, चाहे वो आपके वैली इधर मसूरी की वार्ड नंबर 1 मालसी की बात हो, खाला गांव की बात हो, डूम गांव की बात हो, सब जगह आज तक जो का त्यों स्थिति है। आज भी कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख के साथ ये आपके यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि क्यों जनता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्यों लोगों को ये आवाज उठानी पड़ रही है। इस वैली ब्रिज से सिर्फ आपके मसूरी की तंग नहीं है, आपके मेन बाग के लोग, पूरा धनोल्टी, पूरा यमुनोत्री, आपके जितना पहाड़ी हमारा जो है आपके रीजन है, यहाँ से दवाई का हो, चाहे वो आपके गंगाड़ी का हो, सब परेशान है। सीधा देहरादून ले चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन पाते हैं। साहित्यकार, विद्वजन, हमारे कुलपतिगण सुरेखा जी और नवीन जी और सभी हमारे नाम तो सुरेखा जी और माया जी, सुधा दीदी और सभी हमारे यशवंत जी से लेकर महान जी से लेकर मैं समझता हूँ नाम लेना बहुत काफी टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे सभी सम्मानित, सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी साहित्यगण, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, सभी विद्वजन, सभी महानुभावों का, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने पर, इस कार्यक्रम में सहभाग करने पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए भी आज बड़ा गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी महान साहित्यकारों को, जिन्होंने जिनकी लेखनी से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया, ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हमारे साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है, जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है, डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। उन्होंने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो उन्होंने रचनाएं की। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को इस महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हृदय तल से इनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर गोपीनाथ मिश्र जी, श्री श्याम सिंह पुतोला जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, श्री केसर सिंह राय जी, श्री अताय साबिर अफजल मंगोरी जी को भी उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अन्य सभी अन्य कलाकारों को, अन्य साहित्यकारों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषताएं हम सबके समक्ष रखी हैं। और आप सभी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध एवं मजबूत करने के साथ साथ उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से हो रहा है।
और मुझे बताया गया इस बार का जो हमारा युवा कलाकार प्रतियोगिता के अंतर्गत युवा लेखकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी युवा लेखकों को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। भाई बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और सब स्वार्थों के प्रति गहरी एक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का प्रतीक है और ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है। और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत, शिवानी, मोहन उपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति या समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु विषाण, अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वो बिना पूंछ के और बिना सींग के पशु के समान है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी अगर हम भारत की आजादी के पहले के कालखंड में जाएंगे तो तब हमें स्मरण होता है कि उस आंदोलन को भी तब गति मिली जब लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। और हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उसमें भी हमारे अनेक लेखकों ने और सृजनकर्ताओं ने, अनेक साहित्यकारों ने जो अपना योगदान दिया वो हम सबके लिए बहुत अविस्मरणीय है। और मेरा मानना है कि लेखक और रचनाकार केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि समाज के चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वत जनों के द्वारा होता आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदि सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के, तो जिस तरीके से तस्वीरों में देखा आपने कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान में किस तरीके से साहित्य और संस्कृति को समाज का दर्पण बताया और अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हुए बताया कि उनकी सरकार किस तरीके से साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए तैयार है और किस तरीके से प्रतिबद्ध है, उनके लिए तैयारियां जारी हैं और किस तरीके से उनकी सरकार कार्य कर रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासन टीम
हम क्षेत्र के पैदल मार्ग बर्फ हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस काम में सुरक्षा और मार्ग की सुविधाओं का ध्यान तेजी से रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चुस्त कर दी गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य पुलिस के जवान लगातार प्रशासनिक टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि किस तरीके से केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। इसके साथ ही रास्तों की सफाई और बर्फ हटाने का काम जल्द पूरा किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम यात्रा 2026 मौसम के अनुसार बिना किसी रुकावट के शुरू की जा सके। यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों के लिए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर प्रशासन का जोर है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर। तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से, अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो पर्यावरण और रोजगार दोनों से जुड़ी हुई बताई गई। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगने की बड़ी वजह बनने वाले चीड़ की पत्तियां यानी पेरुल अब कमाई का जरिया भी बनने जा रही हैं। सरकार पेरुल को कचरा नहीं बल्कि एक काम में चीज मानकर इस्तेमाल कर रही है। पेरुल से अब ब्रिकेट्स और पैलेट्स बनाए जाएंगे जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी तक 9 यूनिट काम शुरू किया जा चुका है और इन्हें बढ़ाकर 57 करने की योजना तेज कर दी गई है। हर साल लाखों टन पेरुल जंगलों में गिरता है जिससे गर्मियों में आग फैलने की संभावना रहती है। अब स्थानीय लोगों से पेरुल 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। यानी समस्या से ही समाधान निकालने पर सरकार का जोर है और सरकार की एक शानदार पहल ये सामने आई है कि चीड़ की पत्तियां बनेंगी अब एक कमाई का जरिया। तो जिस तरीके से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जंगल की समस्या ही सुरक्षित उपाय बनने जा रही है और समस्या से ही समाधान निकाल रही है उत्तराखंड सरकार। पेरुल से अब होगी एक बड़ी कमाई और रोजगार, निर्यात के संभावना और असर भी बढ़ेंगे। जंगल की आग रोकने पर एक नई पहल सरकार के सामने आई है जो कि उत्तराखंड के जंगलों में हर साल लगने वाली आग की बड़ी वजह बनती थी। खबर नैनीताल पुलिस के बनभूलपुरा क्षेत्र से आई गई है जहां चलाए गए विशेष अभियान में 3 महीनों में 2.75 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स बरामद किए गए। इस कार्रवाई में कुल 47 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया है कि इलाके में नशे की तस्करी की गहरी जड़ें हैं और युवाओं को इसका शिकार बनने से रोकने के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई चलाई जा रही है। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं के साथ साथ कई तस्करों को धर दबोचा गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भी नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम तेज कर दिए गए हैं। नैनीताल में 3 महीने में 2.75 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और तस्वीरें बनभूलपुरा के क्षेत्र से आई हैं जिस तरीके से अभियान चलाया गया है। खबर देहरादून से है जहां राजधानी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर एसएसपी प्रमोद डोभाल ने सख्त रुख अपनाया। इसके तहत ऑपरेशन नाइट वॉच चलाया जा रहा है। थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार सघन चेकिंग कर रही है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षण संस्थानों ने गुटबाजी और छात्रों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई और अभियान के दौरान पुलिस ने अलग थलग और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके 42 वाहनों को सीज कर दिया गया और वाहनों में हूटर भी दिखाई दिए गए। वाहनों में हूटर और काले शीशे यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में 45 अन्य वाहनों को सीज कर दिया गया और कुल 80 के करीब चालान काटे गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।